अभी हमें इसमें बहुत बातें करनी है, और अभी यहाँ से मैं आपको एक लंबी जर्नी कराऊंगा ऑप्टिकल एक्टिविटी का, ठीक है। अब अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके बायोलॉजी वाले एनसीईआरटी में कार्बोहाइड्रेट के नाम पे मात्र 7-8 लाइन दिया है, वो भी क्या दिया है, पॉलीसैकेराइड। बस जो हम परसों पढ़ेंगे, परसों अपना ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा परसों, ठीक है। तो एनसीईआरटी में केवल 7-8 लाइन दिया है, वो भी पॉलीसैकेराइड। तो इसका मतलब क्या है, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड से क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो बायोमोलिक्यूल उसमें आ जाएगा, ऑर्गेनिक में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक वाले बताएंगे ना बताएंगे इस भरोसे में मैं ऐसा थोड़ी कि मैं छोड़ दूं, नहीं, मैं तो बताऊंगा। वो बताएंगे तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका, लेकिन मैं तो बताऊंगा यहाँ। और दूसरी बात के बिना मोनोसैकेराइड और बिना ओलिगोसैकेराइड के पढ़े पॉलीसैकेराइड कैसे समझ सकता है भाई बच्चा, संभव ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाकी एनसीईआरटी में नहीं है सब, एनसीईआरटी में नहीं है तो क्या डायरेक्ट पॉलीसैकेराइड पे आ जाए, इसका मतलब ही नहीं बनता है ना। तो आप एक एक करके एक एक एटम एक एक मॉलिक्यूल को समझिए। अब यहाँ देखिए मैंने अभी आपको समझाया कि ट्रायोज में मैंने बताया 2 कैटेगरी, एल्डोज और कीटोज, ग्लिसरॉल्डेट और धाप, एक एक एग्जांपल लिया मैंने उसका, है ना। एक एल्डोज उसका एग्जांपल ग्लिसरॉल्डेट, एक कीटोज धाप, दोनों ट्रायोज शुगर है, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बताया कि अगर एल्डिहाइड है तो CHO ग्रुप होना चाहिए, दैट मीन्स ऐसा कोई एक ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसा ग्रुप यहाँ नंबर 1 पे है, लगा हुआ ये रहा, ठीक है। और इससे अगला कार्बन जुड़ा हुआ इधर, फिर बाकी से ये CHO, अब इधर OH, इधर H, OH, H, H। ये क्या है आपका ग्लिसरॉल्डेट का स्ट्रक्चर। ऐसे डाप मेंबर वाला कि एसीटोन ग्रुप है यहाँ पे, मतलब कि कीटोन ग्रुप है, तो ये होना चाहिए, होना ही चाहिए ये वाला पार्ट। तो है यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे ये वाला पार्ट है। 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है। अरे उस टाइम मैंने स्ट्रक्चर गलत बता दिया था क्या कीटोन का, एक बॉन्ड बताना भूल गया था क्या पिछले वाले मीटिंग में, रिभा। दिस इज अ सही ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ मतलब फंक्शनल ग्रुप कीटोन। ऐसे होगा ना, 4 बॉन्ड तो होना चाहिए ना कार्बन के साथ, ये सही है। पिछले मीटिंग में 1 बॉन्ड देना भूल गया था, जो भी हो, ठीक है। तो ये देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, बाकी ऊपर वाले दोनों में CH2OH, CH2OH, इसमें भी CH2OH। तो बस मैंने आपको इसका नंबरिंग भी करना सिखाई दिया, 1 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3, और मैंने कहा कि ये क्या है, कायरल कार्बन। तो अब बताइए अगर ये कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, वो भी स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करता है, तो इसका एनेंसियोमर होगा। चलिए ज्योति बताइए कैसे हम पता करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इन एनेंसियोमर में कौन सा फॉर्म डी फॉर्म होगा और कौन सा फॉर्म एल फॉर्म होगा, कैसे हम पता करते हैं, चलिए बोलिए। सर उस पे जब प्लेन पोलराइज लाइट पड़ता है तो अगर तो और प्लेन डी पोलराइज लाइट को रोटेट कौन करता है, प्लेन कायरल पोलराइज कार्बन, कायरल कार्बन रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बंद कीजिए, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर कायरल कार्बन यहाँ रहा, एक्चुअली हम इस स्ट्रक्चर को देख के कैसे पता करेंगे कि कौन इसको लेफ्ट में रोटेट करेगा, कौन राइट में रोटेट करेगा। ये तो कायरल कार्बन समझ में आ गया। देखिए यहाँ इस कायरल कार्बन से जुड़ा हुआ जो OH पार्ट है, हियर दिस इज OH पार्ट, अगर ये OH पार्ट राइट डायरेक्शन में है तो ये डी फॉर्म कहलाता है, और अगर ये, सुनेगा ध्यान से, मैं अभी बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में है, अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में ये रहा ना OH कायरल कार्बन सेकंड नंबर पे, तो ये एल फॉर्म है। अच्छा एक बात बताइए, डी फॉर्म और एल फॉर्म का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, डी फॉर्म मतलब लाइट को कहां रोटेट करेगा, ये PPL को रोटेट करेगा कहां, राइट डायरेक्शन में, क्लियर। एल फॉर्म PPL को रोटेट करेगा कहां, लेफ्ट डायरेक्शन में। और आप एल और डी फॉर्म डिसाइड कहां से कर रहे हो, कायरल कार्बन पर मौजूद COH ग्रुप लेफ्ट में है या राइट में है,
अच्छा आप बोलोगे सर ये CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और इधर CH2OH ग्रुप, इसको देख के क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? ये लेफ्ट राइट में नहीं है, ये अप डाउन में है, ये अप डाउन में है, इसलिए ये डिसाइड नहीं करता है पीपीएल रोटेट किधर होगा, डिसाइड कर रहा है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH। अब सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूँ, आप OH की पोजीशन कायरल कार्बन पर देख के ये बोल सकते हो कि कौन डी फॉर्म है और कौन एल फॉर्म है, लेकिन प्रैक्टिकली ये जिसको आपने डी फॉर्म लिखा है वो डी फॉर्म है या नहीं है, इसको जब आप लैब में चेक करोगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हो सकता है जिस नाम के आगे आप डी फॉर्म लिखे हो सकता है वो एल फॉर्म हो सकता है वो एल फॉर्म हो, और जिसके नाम के आगे आप एल फॉर्म लिखे हो सकता है वो डी फॉर्म हो। मैं कहने क्या जा रहा हूं, आप मेरा बात समझिएगा। अगर आपने प्रैक्टिकली डिसाइड कर लिया कि ये डी फॉर्म है और ये एल फॉर्म है तो ये तो ट्रू है, लेकिन अगर आप किसी भी कंपाउंड के नाम के सामने डी लगा दिए और किसी भी कंपाउंड के नाम के सामने एल लगा दिए, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो और लिवो को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है द रिप्रेजेंटेशन डी एंड एल is not directly related with the optical activity of the compound। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के आगे डी ग्लूकोज लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डेक्स्ट्रो है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, डेक्स्ट्रो मतलब डी फ्रक्टोज, जब आप उसको लैब में डालोगे तो लिवो दिखाता है वो, तो मतलब डी और एल और भी रिप्रेजेंटेशन में काम आता है, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में तो हाँ, लेकिन ये बात पक्की है अगर आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए डी और एल यूज किया है स्पष्ट तौर पर, तब ये पक्का है कि डी फॉर्म पीपीएल को राइट में रोटेट करेगा और एल फॉर्म लेफ्ट में रोटेट करेगा। मैंने जो बात बोला ये इसलिए बता दिया क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद कंफ्यूज ना हो। लेकिन हाँ, यहाँ हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ चूंकि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर OH ग्रुप राइट हैंड डायरेक्शन में है, RHS में है, तो ये डी फॉर्म होगा, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट डायरेक्शन में तो पीपीएल लेफ्ट डायरेक्शन में ही रोटेट होता है, तो ये एल फॉर्म होगा। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, जिनकी केमिस्ट्री अच्छी थी उनको पल्ले पढ़ ही रही होगी। चलिए बाकी जिनको नहीं पढ़ रही वो केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। दूसरा बात, अब बात आता है सर ये डी फॉर्म और एल फॉर्म तो एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है ना? अरे नहीं दिख रहा, देख लीजिए आप गौर से, एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा होगा। ये कितनों को दिख रहा है? डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। अगर ये एक दूसरे का मिरर इमेज है तो क्या इस डी फॉर्म और एल फॉर्म, तो क्या आप इस डी फॉर्म और इस एल फॉर्म, क्या इसी दोनों को आप ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे? राइट। क्या इसी को आप स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे? राइट। और क्या ये मिरर इमेज सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं है। इसको उठा के रखो, इसके ऊपर डायरेक्टली सुपर इम्पोज कर जाएगा? नहीं करेगा। ये पार्ट इधर है और ये पार्ट इधर है, इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर तो है ही क्योंकि मिरर इमेज बन रहे हैं, लेकिन मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसलिए ये इनएंशियोमर भी है, इनएंशियोआइसोमर भी है। कितनों को समझ में आ गया कि डी फॉर्म एल फॉर्म भी आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है, यही दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर है, और यही दोनों आपस में इनएंशियोआइसोमर भी है। तो ये हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात। आइए कीटोन, कीटोन में धाप, धाप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कायरल कार्बन है नहीं, और जब कायरल कार्बन है ही नहीं तो यहाँ ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा ही नहीं, तो स्टीरियो आइसोमर बनेगा ही नहीं, तो इनएंशियो आइसोमर बनने वाला ही नहीं। इनएंशियो आइसोमर, अच्छा इसका अगर मैं मिरर इमेज बना दूं, अगर इसके सामने मैं मिरर रख दूं तो इसका मिरर इमेज एग्जैक्टली इस पर सुपर इम्पोज कर जाएगा, अगर इसका मिरर इमेज बना दूं, क्योंकि ये वाला पार्ट ना प्लेनर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट प्लेनर स्ट्रक्चर है। खैर छोड़िए, आपको तो बस इससे मतलब होना चाहिए कि इसका इसमें कायरल कार्बन नहीं है, तो इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर इसका नहीं बनेगा, स्टीरियो आइसोमर भी नहीं बनेगा, इनएंशियोमर भी नहीं बनेगा। दैट्स इट, खेला खत्म। कितनों को समझ में आ गया धाप और ग्लिसरॉल्डिहाइड में कौन शो करेगा और कौन शो नहीं करेगा? ठीक है। अब सुनिए, एक फैक्ट बता रहा हूं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जब नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का ऑप्टिकल एक्टिविटी टेस्ट किया जाता है तो नेचुरली पाए जाने वाले, जो नेचुरली सेल के अंदर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट,
तो नेचुरली पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मोस्टली डी फॉर्म पाए गए हैं। क्या बोला फिर से? नेचुरली पाए जाने वाले मोस्टली डी फॉर्म पाए गए हैं। समझ में आ जाएगा? देखिए डी फॉर्म, एल फॉर्म, इससे रिलेटेड कई सारी बातें आ गई, मैं एक बार रिकॉल करा दूं। याद कीजिए मैंने कहा था अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है ग्लाइसिन को छोड़ के, अमीनो एसिड याद है, ग्लाइसिन को छोड़ के डी फॉर्म एल फॉर्म दोनों मिलते हैं, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है केवल एल फॉर्म लेता है। याद आ गया? अरे बोलिए याद आ गया? कितनों को याद आ गया? जल्दी बोलिए। दूसरा, आज मैंने क्या बोला, यहाँ देखिए कि कार्बोहाइड्रेट में जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भी शुगर है ऑप्टिकली एक्टिव, उसके नेचुरली डी फॉर्म पाए जाते हैं। ये दोनों बातें अलग अलग है। यहां मैं स्टेटमेंट घुसा दूंगा कि जो भी अमीनो एसिड नेचुरली पाए जाते हैं वो केवल एल फॉर्म पाए जाते हैं। लाइन गलत हो जाएगा, पाए तो एल फॉर्म भी जाते हैं और पाए तो डी फॉर्म भी जाते हैं, लेकिन प्रोटीन बनाने में केवल एल फॉर्म पार्टिसिपेट करता है। कितनों को समझ में आ गया? प्रोटीन बनाने में केवल एल फॉर्म पार्टिसिपेट करता है, पाए तो दोनों ही जाते हैं। यहां पर नेचुरली पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं ही केवल डी फॉर्म। नेचुरली मैं लैब में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं लैब में आपको भी बना सकता हूँ, जिस दिन चाहूंगा उस दिन बना लूंगा, काम चल रहा है, ठीक है। हम मतलब साइंटिस्ट लैब में, लैब की बात ही नहीं, नेचुरली पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो डी फॉर्म है, ये एक फैक्ट। दूसरा, एक लाइन आती है, मैंने आपको नोट्स में लिख के भी भेजा है, जितने भी मोनोसेक्राइड है, सुनेगा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट था। ऑल मोनोसेक्राइड बोला है, ऑल कार्बोहाइड्रेट नहीं बोला है। सारी बातें आपको नोट्स में लिखी मिलेगी। ऑल मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट धाप। फिर एक लाइन दे रहा हूं, ऑल मोनोसेक्राइड आर रेड्यूसिंग शुगर। ये दोनों लाइन सही है। और जब क्वेश्चन आएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द मोनोसेक्राइड, और क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन रहेगा कि ऑल द मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट धाप। दूसरा रहेगा ऑल द मोनोसेक्राइड आर रेड्यूसिंग शुगर। तो दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा रहेगा बोथ आर करेक्ट, चौथा रहेगा बोथ आर इनकरेक्ट। बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, बोलेंगे एनसीईआरटी में मोनोसेक्राइड दिया ही नहीं, दिया तो पॉलीसेक्राइड है, पूछ लिया मोनोसेक्राइड। तो एनसीईआरटी बनाने वाले को भी पता है कि पॉलीसेक्राइड जो भी बच्चे को पढ़ा रहा होगा उससे पहले वो मोनोसेक्राइड पढ़ाया ही होगा। और जो ऐसा बोलेंगे कि मोनोसेक्राइड एनसीईआरटी में नहीं है, तो है, बायो में नहीं है तो क्या केमिस्ट्री में तो है ना, अरे ऑर्गेनिक में तो है ना। कितनों को समझ में आ गया कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करिए जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अब अगला शुगर कौन सा है? मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी का जब बात छेड़ा है तो ट्रायोज तो आपने देख लिया, ट्रायोज में एल्डोज का एक एग्जांपल, कीटोज का एक एग्जांपल देख लिया। अगला शुगर कौन सा है? रिभा बताएगी, जल्दी बोलिए। अगला मोनोसेक्राइड कौन सा है? जल्दी बोलिए। अरे टेट्रोज, ट्रायोज के बाद टेट्रोज आता है, उसके बाद पेंटोज आता है, टेट्रोज और पेंटोज। मैं इस दोनों में ऑप्टिकल एक्टिविटी की बातें नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये आपको ऑर्गेनिक में भी पूछे जाने की संभावना कम है, तो मैं फालतू का टाइम पास नहीं करूंगा। और टेट्रोज तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, और पेंटोज के बारे में जितना भी बातें हैं वो मैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कर रहा हूँ, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बातें मैं नहीं करूंगा। तो अगला कौन है? जल्दी बोलिए। हेक्सोज। और उसके अगला कौन है? हेप्टोज। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी बोला है हेप्टोज के बारे में ज्यादा बातें हम लोग करते ही नहीं। तो कुल मिला के ट्रायोज, पेंटोज और हेप्टोज के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मैं बातें करने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपसे पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो बचता कौन है? हेक्सोज। और हेक्सोज में लेते हैं कीटोज और एल्डोज, दोनों का एक एक एग्जांपल। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कम से कम इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। उसमें हमने क्या बोला? मोनोसेक्राइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी देख लेते हैं। तो हमने आपको ट्रायोज का सिखा दिया अच्छे से,
फिर हमने कहा टेट्रोज और पेंटोज की नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपसे नहीं पूछे जाने की संभावना है, और हेप्टोज का भी नहीं पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? किसका? हेक्सोज का। आइए पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ हेक्सोज। और हेक्सोज में भी फिर से वही दो बातें, एक हेक्सोज तो क्या हो सकता है? एल्डोज। और एक हेक्सोज तो क्या हो सकता है? कीटोज। राइट। रीवा बताएगी दोनों का एक एक एग्जांपल जल्दी से। एल्डोज का होगा ग्लूकोज और कीटोज का होगा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का नाम में बताए थे एक्सेप्शन है, पुराने नाम के अकॉर्डिंग, नए नाम में तो सही हो गया है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। सर नया नाम क्या बताए थे फ्रुक्टोज का? बताएंगे आज, लिबिलोज बताएंगे आज, लिबिलोज, इलोज आ गया उसमें, ठीक है, आज बताएंगे, लिखेंगे भी। हाँ, तो ये एल्डोज हो गया और ये फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए, मुझे कौन बताएगा? सब तो माइके खराब है यार, तुम आया करो ऑफलाइन। ईरान ऑनलाइन बहाना बनाता है, जिसका ऑफलाइन आने का फैसिलिटी है वो आया करो यहाँ, ये जवाब देता ही नहीं है। शिवानंद का तो केमिस्ट्री खराब है। चलो ज्योति बताओ कि इस ग्लूकोज में कितना कार्बन होगा, जल्दी। 6 कार्बन। और फ्रक्टोज में? फ्रुक्टोज में भी 6 कार्बन। 6 कार्बन। क्यों होगा? क्योंकि एक्सोस है, पहले लिख दिया है, ठीक है। तो जल्दी से चलिए स्ट्रक्चर सुनिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखिए सभी लोग। शिवानंद तुम भी सीखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना, पूछा जाता है 10th में भी, ठीक है। देखो 6 ग्लूकोज है ना, 6 कार्बन है ना ग्लूकोज में, तो पहले लीनियरली 6 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4 5 6। चले फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन लगाना है, लगा दे जल्दी से। 1 ध्यान से, 1 2 3 4 5 और एक 6। 6 कार्बन लगा दिए, दोनों का सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आइए चलिए, हाँ अब क्या करना है हमको? ग्लूकोज एल्डोज है, तो रीवा बताएगी इस एल्डोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? CHO। सीएचओ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ऐसा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप रीवा C डबल बॉन्ड O। सी डबल बॉन्ड ओ, तो ऐसा दो जगह से कुछ और से अटैच होगा, ठीक है। तो ऐसा तो होना ही चाहिए, देखते हैं कहाँ है। इस ग्लूकोज में पहले ही नंबर कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब पहला कार्बन ऐसा। शिवानंद सुनो ध्यान से, बच्चा की तरह सिखा रहे हैं। पहले ही कार्बन पर एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है इस तरीके से। तो देखो ये पार्ट हो गया, नीचे वाला ये बॉन्ड, ये देखो यहाँ रहा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अल्टरनेट मैनर में 2 बार, सुनो ध्यान से, लिखने सिखा रहा हूं, अल्टरनेट मैनर में 2 बार H और OH पलट के लिखो। तो ये C2 है, तो इधर लिखो OH से स्टार्ट करो, इधर OH लिखा तो इधर H, अल्टरनेट मैनर में 2 बार। तो चलिए अगला बार में आइए, इधर OH आया है तो इधर H और इधर OH, यहां तक लिखना कितनों को आ गया? यहां तक लिखना कितनों को आ गया? पहला नंबर पे एल्डिहाइड लगाइए, दूसरा और तीसरा में अल्टरनेट मैनर में OH और H लगाइए, लिखने से होगा ये प्रैक्टिस, का कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद चौथा और 5वां नंबर पे धरल्ले OH लगाइए इस साइड, जिधर ऑलरेडी था पहले 2 नंबर में, तो इधर OH लगा तो इधर H लगेगा, ठीक है। और लास्ट नंबर पे H H और इधर OH लगा दीजिए। कितने लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना आ गया? लिख लेंगे, चलिए बोलिए, लिख लेंगे। चलिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना सिखा रहे हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटो है, और कीटो में फंक्शनल ग्रुप एंड पे नहीं हो सकता। अच्छा पता है, बच्चा एक सवाल पूछेगा, पता है क्या? ये तो मैं बताने भूल गया। बच्चा बोलेगा सर आपने अभी एक लाइन बोला, ऑल मोनोसेक्राइड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो बात समझ में आ गया, एक्सेप्ट DHAP, ये बात समझ में आ गया सर। लेकिन सर वो जो लाइन आप बोलते हो ऑल मोनोसेक्राइड आर रेड्यूसिंग शुगर, तो सर रेड्यूसिंग होने के लिए फ्री ओ मतलब फ्री CHO या फ्री CO का होना जरूरी है। यहाँ पे सर फ्री CHO तो दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पे CO फ्री नहीं दिख रहा है सर। कितने लोगों का डाउट है?
अरे कितने लोगों का डाउट आया सर यहाँ CO फ्री नहीं दिख रहा है? कितने लोगों का डाउट आया? रिबा जवाब है इसका? नो सर। अरे बाटे अभी बताया, एल्कलाइन पीएच पर रख के देखो, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। मैकेनिज्म मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बताया था ना सर स्टार्टिंग जब में। कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब ना ऐसा। नहीं, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, ये लाइन अगर आएगी ऑल मोनोसेकेराइड आर, ऑल मोनोसेकेराइड आर रेड्यूसिंग, ऑल मोनोसेकेराइड आर रेड्यूसिंग, तो ये जनरली एल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच पर ही बात होता है। एसिडिक पीएच जब भी होता है तब कंडीशन दिया जाता है, ठीक है, और उस कंडीशन में इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको ऑर्गेनिक वाले सर जरूर बताएंगे, नहीं बताते तो मैं क्या करूँ उसमें। लेकिन ये अच्छे टीचर जो भी पढ़ाते हैं बायोमोलिक्यूल, वो बताते हैं रिएक्शन कि ये कीटोन ग्रुप कैसे कन्वर्ट होता है। अगर सर नहीं बताएं तो आप सर साइड में जाके अलग से उनसे पूछ लीजिएगा, सर कीटोन मतलब कि कीटोस का एल्डोज में बदलने का मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा बता दीजिए। अगर क्यूरियोसिटी होता आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा आपके मन में आ सकता है, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया कि ये लाइन को गलत नहीं मानना। ऑल मोनोसेकेराइड आर रेड्यूसिंग, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। एंड ऑल मोनोसेकेराइड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट धाप, ये भी सच बात है। चलिए, तो मैं इसकी बात कर रहा था कि इसमें भी जो कीटो ग्रुप होगा वो सेकेंड नंबर पे ही होगा। तो यहाँ पहले कीटो ग्रुप लगा दीजिए, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखने से कारण सुनिए ध्यान से सभी लोग, सेकेंड नंबर पे क्या लगा दीजिए, कीटो ग्रुप। अब पहला और अंत में दोनों जगह जैसे अंत में भरते हैं वैसे ही भर दीजिए, पहला और अंत में जैसे भरते हैं अंत में वैसे ही भर दीजिए, भर दिए। चलिए, अब बाकी जैसे ग्लूकोज में है वैसे इसमें भी, कैसे थर्ड नंबर पे क्या लगाते थे, H, और इधर OH, इधर OH OH और इधर H। शिवानंद समझ में आया लिखने के लिए? प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो इस पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं पूछ रहा हूँ, हाँ बोले 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 बोले। उस लास्ट में दोनों को अल्टरनेट में क्यों नहीं लिख रहे हैं, OH और H को? वो नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे ना तो D से L बन जाएगा, ऐसा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अभी ये D फॉर्म है एक्चुअली, दोनों को L भी तो बनाना है, अल्टरनेट में होगा, अभी रुको ना। ये D फॉर्म है बेसिकली, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली D फॉर्म मिलता है नेचुरली ऑल कार्बोहाइड्रेट, और अगर अल्टरनेट करोगे ना तो फिर वो L फॉर्म हो जाएगा। अभी सिखाऊंगा, रुको ना, पहले कंसेप्ट तो देने दो। चलिए, तो अब बताएगी मुझे ये ज्योति कि आप जानते हो ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन क्या है, कायरल कार्बन होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं यहाँ नंबरिंग कर दूं कार्बन का, कार्बन का नंबरिंग कर दूं। एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, प्रायोरिटी गोज टू एल्डिहाइड नंबर 1। कितनों को समझ में आ गया? चलिए, यहाँ कीटोन है, अल्कोहल है, प्रायोरिटी गोज टू अल्कोहल। तो बच्चा बोलेगा सर इधर भी तो अल्कोहल है, यहाँ से नेमिंग कर दीजिए ना। नहीं, ऐसा अल्कोहल जिसके बगल में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, तो यहाँ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। बहुत सारे बच्चों को मेरी एक बात याद आ रही होगी, मैंने एक दिन कहा था कि मेडिकल साइंसेस में, चाहे वो कोई भी मेडिकल साइंस हो, MBBS हो, BSc MSc हो, B फार्मा हो, या एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, नर्सिंग हो, कुछ भी हो, मैंने कहा था फिजिक्स 10% यूज होता है, और केमिस्ट्री 30 to 40% यूज होता है, और बायोलॉजी 100% यूज हो जाता है, जो आप 11th 12th में पढ़ते हो। कितनों को ये बातें थोड़ा बहुत अब आभास होने लग गया है? कितनों को ये बातें थोड़ा बहुत आभास होने लग गया है? ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि फिजिक्स 0 कर दें तो भी आप गलती कर रहे हैं। एक्सरे वैक्सरे की जितनी टेक्निक है सब तो फिजिक्स से चलती है। इवन बॉडी के अंदर करंट वरंट का भी पूरा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ता है हायर लेवल पे, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, ठीक है, उसमें करंट का कई सारा रूल पढ़ना पड़ता है हायर क्लास। और केमिस्ट्री 30 से 40% यूज होती है, उसमें भी खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में कुछ पोर्शन वो तो धड़ल्ले यूज होती है। और बायो तो 100%, कुछ होता है कि बॉटनी यूज नहीं होगा अगर आगे, तो आप गलत फहमी में, बायो 100% यूज होने वाला है, ठीक है। तो शायद इतना से आपको आभास हो गया होगा कि एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, नॉट ओनली फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
मतलब जब आप मेडिकल साइंस की आगे स्टडी करोगे, चाहे वो मेडिकल साइंस का कोई भी कोर्स हो, वो बीएससी ही क्यों ना हो, वो बी फार्मा ही क्यों ना हो, वो नर्सिंग ही क्यों ना हो, सब में यूज होगा ये। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको सिखाया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना। अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मुझे ढूंढना है। तो चलिए ज्योति बताएंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशन है कायरल कार्बन पाया जाना चाहिए। कायरल कार्बन का कंडीशन है कि उससे अटैच चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, सिंगल कार्बन होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। चलिए ज्योति आप बताइए, ग्लूकोज में पहला नंबर कार्बन Yes, sir. कायरल है, नो सर नहीं है। दूसरा हाँ ध्यान से देख के दूसरा बताओगे, है, ध्यान से, हाँ बोलो, दूसरा है, तीसरा, तीसरा भी है, चौथा, फोर्थ फोर्थ भी होगा, पांचवा, ये नहीं होगा। अरे भाट क्यों नहीं होगा, एक, दो, तीन और ये पूरा चार, चारों अलग अलग नहीं है। हाँ अलग अलग है, लेकिन हाँ तो, दोनों तरफ, हाँ तो लेकिन दोनों तरफ भी एच और इधर भी ओ एच है, तो अगर सिमेट्रिकली करते रहेंगे तो फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कि कायरल कार्बन का कंडीशन पहले बताओ ना। कायरल कार्बन पूछ रहे हैं हमको, ये बताओ ना कायरल कार्बन है कि नहीं 5 नंबर। यस सर हो कायरल जाएगा। कार्बन है, ठीक है। चलिए अब अभिषेक बताएगा। अभिषेक, फ्रक्टोज में ये वाला कार्बन जो फर्स्ट नंबर कार्बन है, कायरल है या नहीं है, जल्दी। तुम्हारा आवाज स्लो आ रहा है, या तो आवाज सही करो या तो तुम्हें क्वेश्चन करेंगे नहीं। आवाज काफी स्लो आ रहा है तुम्हारा, बोलोगे तो जल्दी बोलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ अब सही आ रहा है, बोलो। पहला नंबर कार्बन है कायरल? नहीं है सर। नहीं है। दूसरा? नहीं है क्यों नहीं है दूसरा? तो क्योंकि सर सी में डबल बॉन्ड है कार्बन में। तीसरा? तो तीसरा है, चौथा? चौथा भी है। पांचवा? है सर। छठा? है सर। अरे भाट छठा है, अरे भाट यहाँ देखो, नहीं सर, छठा नहीं है सर। नशेड़ी, सस्ता नशा करता है ये लोग। नहीं सर, नीचे वाला एच नहीं दिखा। क्या नीचे से नशा करता है? तुम्हारे छत के नीचे मिलता है नशा, ठीक है। तो इसलिए नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा कायरल कार्बन है कौन है और नहीं है। तो कई बार तो आपको यही पूछ लिया जाएगा, ग्लूकोज में कितना कार्बन कायरल कार्बन, केमिस्ट्री क्वेश्चन का है, लेकिन आंसर बायो वाले दे रहे हैं। सीख लो, कहीं से भी ज्ञान मिले ले लो, काम खत्म है। चलिए अब आपके मन में आ रहा होगा डाउट, क्या आ रहा होगा? सर एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आप बताए, यहाँ तो एक एक को कायरल कार्बन था, तो आप बता दिए कि अगर OH होगा राइट हैंड डायरेक्शन में, तो राइट हैंड साइड में, तो हम बोलेंगे डी फॉर्म, और अगर होगा OH कायरल कार्बन में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो आप बोलेंगे एल फॉर्म। तो यहाँ तो सर एक ही कायरल कार्बन था, लेकिन सर यहाँ तो एक से अधिक कार्बन है। तो अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग डी फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग एल फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग डी फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग डी फॉर्म, और ये कायरल नहीं है। यहाँ ये इसके अकॉर्डिंग एल फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग डी फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग डी फॉर्म। तो बच्चा अपने मन से नियम बना लेता है, पता क्या, किस ग्लूकोज में ज्यादातर कंडीशन तो डी फॉर्म के फेवर में जा रहा है, इसीलिए डी फॉर्म होगा। जहां बोलेगा इसमें भी ज्यादातर कंडीशन तो डी फॉर्म के फेवर में जा रहा है, ज्यादातर कायरल कार्बन ये बोल रहा है, इसीलिए ये भी डी फॉर्म होगा। आंसर तो सही आ गया उसका, लेकिन रीजन बकवास है। अकॉर्डिंग टू IUPAC, IPSC में केवल नोमेनक्लेचर का रूल नहीं है, कई सारा रूल है। अकॉर्डिंग टू IUPAC ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जहां पर एक से अधिक कायरल कार्बन मौजूद हो, क्या बोला मैंने, ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां पर मोर देन वन कायरल कार्बन मौजूद हो, मोर देन वन कायरल कार्बन मौजूद हो, तो वहां पर जो लास्ट कायरल कार्बन होगा,
मतलब फर्देस्ट मतलब सबसे दूर वाला, फारदेस्ट कायरल कार्बन होगा वो डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ी? जहां पर ऐसा कोई भी कंपाउंड जहां एक से अधिक कायरल कार्बन होगा वहां लास्ट कायरल कार्बन डिसाइड करेगा। लास्ट फिर बोल रहा हूं 1 करोड़ पे प्राइस 1 करोड़, प्राइस 1 करोड़। फिर बोल रहा हूं लास्ट कायरल कार्बन डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल डी फॉर्म होगा कि मॉलिक्यूल एल फॉर्म होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आइए कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। चलिए मुझे बताएगा इरहान का तो आवाज ही नहीं आता है। चलो इरहान चैट में बताओ, चैट में, इरहान चैट में बताओ ग्लूकोज में कौन से नंबर का कार्बन आपको लास्ट कायरल कार्बन लगता है? कौन से नंबर का कार्बन लास्ट कायरल कार्बन लगता है? चैट में सभी लोग बताइए, चैट में सभी लोग बताइए कौन से नंबर का कार्बन लास्ट कायरल कार्बन लगता है? जल्दी। 5 नंबर, सही बात है। चलिए अब बताइए फ्रक्टोज में, अब सभी लोग कमेंट कीजिए फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज में कौन से नंबर का कार्बन लास्ट कायरल कार्बन? नॉट लास्ट कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन। अभी भी जवाब है 5, मतलब आप कंसेप्ट को पकड़ चुके हैं। और अब बताइए दिस इज लास्ट कायरल कार्बन 5 नंबर, यहाँ पे भी 5 नंबर। अब बताइए यहां पर OH आपको लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड डायरेक्शन में दिख रहा है तो मॉलिक्यूल ये क्या होगा? डी फॉर्म या एल फॉर्म? ये मॉलिक्यूल है बच्चों डी फॉर्म, ये मॉलिक्यूल है डी फॉर्म, मतलब ये है डी ग्लूकोज, ये है डी ग्लूकोज। और यहां पर भी आपको लास्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट हैंड डायरेक्शन में दिख रहा है, OH ग्रुप राइट हैंड डायरेक्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ये भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ये भी जो फ्रक्टोज है ये भी डी फ्रक्टोज है, क्योंकि यहां पर भी लास्ट कायरल कार्बन में OH राइट हैंड डायरेक्शन में है। कितनों को बातें समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। अगर ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। क्या इसके स्टीरियो आइसोमर पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। क्या इसके एनएनसी आइसोमर पाए जाएंगे? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो क्या इस डी फॉर्म का एल फॉर्म भी पाया जाएगा? बिल्कुल पाया जाएगा। कोई बताएगा मुझे कि इस डी ग्लूकोज का एल ग्लूकोज बनाने के लिए मैं क्या करूं? जहां जहां डी कंडीशन है क्या वहां वहां केवल एल कंडीशन ले आऊं? अरे बोलो, ये बताएगी रीवा कि मैं इस वाले डी फॉर्म ग्लूकोज को अगर मैं एल फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहता हूं, एल फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, तो मैं अंतर कहां लाऊंगा? जल्दी बोलो रीवा। कार्बन वाले को कहां पे? जोर से, जोर से। जय माता दी नहीं बोलना है। लास्ट कायरल कार्बन का अब बस केवल लास्ट कायरल कार्बन में ही हम डिफरेंस लाएंगे, और वो लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है? 5 नंबर कार्बन। तो यहाँ पर एल्डिहाइड ऐसे ही रहेगा क्योंकि ग्लूकोज है। सेकेंड नंबर पर OH जिधर रहता था उधर ही रहेगा। थर्ड नंबर पर H इधर रहता था, OH इधर रहता था, इधर ही रहेगा। फोर्थ नंबर पर इधर रहता था, इधर ही रहेगा। और अब मुझे एल फॉर्म बनाना है तो यहाँ पर OH में इधर ले आऊंगा और H इधर ले आऊंगा, और ये H इट इज ऐसे ही रहेगा। और नंबरिंग के लिए तो कोई बात नहीं है, 1 2 3 4 5 6। और रही बात ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है, लेकिन लास्ट कायरल कार्बन में OH लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, इसीलिए ये एल ग्लूकोज है। कितनों को समझ में आ गया एल ग्लूकोज कैसे बनेगा? बस एक जगह अंतर लाना है। अगर आपने ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर लिखना सीख लिया तब तो डी और एल आप खेल ही लोगे। और क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? अरे बोलिए, ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब यही दोनों आपस में क्या है? इनएंसियो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है।
चलिए इधर आ जाइए, फ्रक्टोज 6 कार्बन का होगा, ये भी पहला नंबर जैसे था वैसे ही रहेगा, लास्ट नंबर भी जैसे था वैसे ही रहेगा। फ्रक्टोज एक कीटोज है तो यहाँ ओ लगाइए। रही बात थर्ड नंबर पे जैसे था वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो लास्ट कायरल कार्बन नहीं है। फोर्थ पे भी वैसे ही रहेगा। लास्ट कायरल कार्बन में अब OH इधर मैं लिख दूंगा और इसको इधर लिख दूंगा, और इसमें नंबरिंग का तो कोई बात ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6। रही बात लास्ट कायरल कार्बन में अब OH लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है, तो ये मॉलिक्यूल एल फॉर्म होगा। और बच्चों ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, इसीलिए यही दोनों आपस में क्या हैं, इन एंसियोआइसोमर हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई कि अगर जहां पर एक से अधिक होगा कायरल कार्बन तो वहां फंडा आप ये लगाओगे, मैं नहीं बता रहा, अकॉर्डिंग टू IUPAC। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। अच्छा यहाँ कुछ नहीं है, चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। अच्छा यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे पास अभी 2 मिनट समय है, आप बोल सकते हैं। ज्योति एनी डाउट? ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। शिवानंद? नो सर। इरहान चैट में बताओ। अभिषेक? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, और अगले मीटिंग में बातों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है।